जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। एक रेलगाड़ी यात्रा से भरकर चली। पहले स्टेशन पे 1/3 यात्री उतर गया तथा 280 यात्री चढ़ गया। और दूसरे स्टेशन पे अब तक के यात्रियों से आधा यात्री उतर गया और 12 यात्री चढ़ गया। और तीसरे स्टेशन पे इस गाड़ी में 248 यात्री थे। तो बोला कि आरंभ में कितने यात्री थे? मेरे प्यारे साथियों, एक बात समझने की प्रयास करोगे, ध्यान से समझोगे। मान लो एक्स यात्री गाड़ी लेकर चली, जिसमें से कि 1/3 उतर गया, 3 में से 1 उतर गया, तो बचा कितना? तो 2/3। नीचे से ऊपर घटा देते हैं। शेष निकालने के लिए क्या करते हैं? नीचे से ऊपर घटा देते हैं। कितना बचा साथियों? तो 3 में से 1 उतर गया तो बचा 2/3। और जो बचा है उस पर क्या हुआ है? फिर 280 यात्री चढ़ गया है। अब टोटल यात्री ये हो गया। बोला दूसरे स्टेशन पे अब तक के जो भी यात्री है, आधा यात्री उतर गया तो आधा बचा और फिर 12 चढ़ गया। और फाइनली तीसरे स्टॉपेज पे पहुंचा तो देखा गया 248 यात्री है। ये इधर चला जाएगा, घट जाएगा, तो ये कितना होगा? 2x/3। और ये हो जाएगा 280 होगा। साथियों, ये 248 में से 12 घटेगा तो 12 घटेगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 होगा, 2 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये 6 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा। 236 नीचे वाला 236 में जाके गुना होगा। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7 और 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा। 572 होगा। बराबर के उधर जाएगा तो 2x/3 बराबर में हो जाएगा। ये घटेगा जाकर, ये 2 होगा। 17 में से 8 जाएगा तो 9 होगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा। साथियों, ये कटेगा, 2 से कटेगा, 2 1 है 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। एक्स की मान हो जाएगा 6 3 18। ठीक है, 6 3 18, 4 42, 42, 42 और 1 43। 238 यात्री। देखो तो बच्चे क्या है? क्या हो गया? 2/3। देखिए कहीं पे कुछ गड़बड़ है क्या? एक बार देख लोगे। टोटल बोला गया है कि एक गाड़ी से भरकर चली, एक्स मान लीजिए कि भरकर चली है, उसमें से 1/3 यात्री उतर गए तो 2/3 बचा और 280 यात्री चढ़ गया। फिर दूसरे स्टेशन पे अब तक के यात्रियों के आधा यात्री उतर गया और 12 चढ़ गया। और फाइनली जो है तीसरे स्टेशन में 248 यात्री थे। ये हो गया, ये 6 हो जाएगा, ये 3 होगा, 236। 2 से गुना होगा, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7। देखो 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 देखो, यहाँ पे गड़बड़ी हो गया। हम जान रहे थे गुना में गड़बड़ी हो गया भाई साहब। ये 2 नीचे से गुना होगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7, 2 दूनी 472 होगा। कितना होगा? 472 होगा। तो 472 में ये घटेगा, 2 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 होगा। ठीक है, और 192 होगा। 2 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 6 दूनी 12। एक्स बराबर में हो जाएगा 6 3 18 और 9 का 27, 27 1 28। हाँ, अब सही हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। आंसर साथियों क्या होगा? तो बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया 2 3 4 5 से प्रत्येक से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन है जो पूर्ण वर्ग है? मतलब जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकाल लेना है। 2 3 4 5 6 का एलसीएम। साथियों यहां से 2 कॉमन है तो 2 का 2 बाहर खींच लिए तो 1 बचा, ये 3 बचा। ऐसे ही निकालोगे जैसे हम बता रहे हैं। क्या रीजन है ऐसे निकालने का वो भी बता रहे हैं। यहाँ से क्या 3 कॉमन ले लोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 5 होगा, ये 1 होगा। साथियों इसको देख रहे, 2 गुना 2। ठीक है, 2 गुना 2, ये क्या हो जाएगा? 3 गुना 3, 3 गुना 5। तो मेरे प्यारे मित्र, बोला गया पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग होने का मतलब हुआ क्या? कि जोड़ा लगना। पूर्ण वर्ग होने का मतलब जोड़ा लगना। इसका जोड़ा है क्या? 3 का जोड़ा है क्या? 5 का जोड़ा है? नहीं, तो 5 का जोड़ा लगाने 1 5 कर देंगे। 3 का जोड़ा लगाने के लिए 1 3 अपने मन से लिख देंगे। यही हमारा पूर्ण वर्ग हो गया। तो देखोगे ये हो जाएगा 25 चौके 100, 3 3 9, मतलब 900। हमारा छोटी से छोटी संख्या 900 ही एक ऐसी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग भी है और 2 3 4 5 6 सभी से क्या हो रहा है? भाग लग रहा है। सभी से क्या हो रहा है साथियों? भाग लग रहा है।
आगे बढ़ते हैं, ये 27 है साथियों, तो 27 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 27 होता है, और पहले से पावर में 2x माइनस में 1 है, बराबर में ये 3 पे पावर 5 कितना होता है 243 होता है, 243 3 पे पावर 5 और 3 पहले से 15 हो जाएगा। आप जानते हैं दोनों का बेस समान रहे तो पावर इक्वल हो जाता है, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 6x माइनस में 3 बराबर में 15, तो 6x बराबर में कितना हो जाएगा 18, तो x की मान क्या हो जाएगा 3, x की मान क्या हो जाएगा 3 होगा साथियों। सिंपल क्वेश्चन है, x की मान क्या हो जाएगा 3। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है, यही आंसर क्या होगा सी। कैसे सर जी, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 गुना 1 2 3 4 5, जब भी एलसीएम ये निकालते हैं इसको जोड़ा लगा है, जोड़ा लगा है, ये 1 3 3 3 तिया 9, ठीक है निकाल लोगे 3 3 6 हो जाएगा, इसको डबल उतारोगे ये होगा 1 होगा 1 होगा 1 होगा 61 हो जाएगा, यहाँ से 8 उतरेगा, ये 3 उतरेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 होगा, ये 99 उतर जाएगा। अब देखोगे अब क्या करना है साथियों, अब कितने बार में जाएगा, तो 6 पंचे 30 5 बार में जाएगा, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36 जाएगा, 6 छक्का 36 के 6 बकेट में 3 6 दूनी 12 3 15 और 6 छक्का 36 36 और 1 37, ठीक है ये हो जाएगा 3 होगा 4 होगा 1 होगा। तो अगर 143 नहीं रहता तो पूरा पूरा भाग लग जाता, तो 143 जो बचा इसको हटा दीजिए, हटाना मतलब घटाना, मतलब सबसे बड़ी संख्या जो है इसमें से 143 घटा देंगे, 9 में से 3 जाएगा तो 6 होगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 होगा, 9 में से 1 गया तो 8 होगा, ये हो गया 99 856। आंसर क्या हो जाएगा 99 856, यही एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि सबसे बड़ी संख्या हो गया, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। लगा एक रस्सी की लंबाई 120 मीटर नापने के बाद ज्ञात हुआ कि मीटर की छड़ 3 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, रस्सी की सही लंबाई कितनी होगी, रस्सी की सही लंबाई क्या होगा साथियों। बोला गया है 120 मीटर नापने के बाद ज्ञात हुआ, तो साथियों एक बात समझने के प्रयास करोगे, छड़ 3 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, तो 120 मीटर नापना है तो 1 मीटर समझो कि 1 मीटर मापने के लिए 1 है, तो 120 मीटर मापाया है तो 120 टुकड़ा में मापा होगा, 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो अगर इस तरह से मापोगे 120 मीटर मापोगे तो 120 बार होगा, क्या होगा 120 बार, समझने वाली क्वेश्चन है। लेकिन बोला गया एक बार में 3 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब 100 सेंटीमीटर होता लेकिन कितना है 103 सेंटीमीटर है, और 120 बार मापे हो तो टोटल कितना सेंटीमीटर हो जाएगा सर, इसको गुना करेंगे 0 होगा, ये 12 तिया 36, ठीक है, और 12 का ही 12, इतना सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर होगा 100 से भाग दे दोगे मीटर हो जाएगा, जैसे 100 से भाग दोगे तो 123.60, कहने का मतलब है 127 मीटर 60 सेंटीमीटर, 127 मीटर और 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, 127 मीटर 60 सेंटीमीटर, आंसर क्या हो गया सी हो गया, 127 मीटर 60 सेंटीमीटर। बोला गया एक आदमी के पास 1 रुपये के नोट 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट है, एक आदमी के पास 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपये का नोट है, बोला जाता है नोटों की संख्या समान है 1:1:1 है, ठीक है 1 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया है, टोटल नोटों की संख्या कितना होगा 16, और क्वेश्चन के अनुसार 480 है, एक की मान हो जाएगा 16 3 48 30 हो जाएगा। बोला गया कुल नोटों की संख्या उसके पास नोटों की कुल संख्या कितना है, तो 1 1 2 1 3 है, तो 3 बराबर में हो जाएगा 90 हो जाएगा, कुल नोटों की संख्या कितना होगा 90 हो जाएगा साथियों। सिंपल क्वेश्चन था। लगा ए 4 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर, दोनों मिल के ये कोई काम है, टोटल वर्क अगर इसमें निकालोगे तो ए बोला गया है 4 दिन में करता है और बी बोला गया 6 दिनों में करता है, 4 6 का एलसीएम 12, 4 दिनों में 12 काम तो 1 दिनों में 3 काम, 6 दिनों में 12 काम 1 दिनों में 2 काम, ए और बी दोनों मिलकर अगर करेगा तो 12 काम है, 1 दिन में ए 3 काम करता है, ये 2 काम करता है, 3 2 5 की स्पीड से काम होगा, तो 5 दूनी 10 2 पूर्णांक मतलब 2.2/5 दिन का समय लगेगा, आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। बोला गया है
बोला गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 70 मीटर अर्ध व्यास, ये एक वृत्त है। अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या होता है, ठीक है। अर्ध व्यास, पूरा व्यास का मतलब पूरा यहाँ से यहाँ डायमीटर हो गया, और अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या हो गया। तो एक बार चक्कर लगाओगे तो 2 पाई आर दूरी जाओगे, लेकिन 2 बार चक्कर लगाता है तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? कुल दूरी एक बार चक्कर लगाने के बाद क्या होगा? 2 पाई आर दूरी होता है। तो कुल दूरी 2 पाई आर हो गया, लेकिन 2 बार चक्कर लगा, इसलिए 2 से गुना। तो 2 पाई की मान 22/7 और आर की मान 70 है, गुना में 2, इसे कटेगा, ये 10 हो जाएगा। कुल दूरी हो गया 2 गुना में 22 गुना 10 गुना 2। तो आप समय बराबर में ये दूरी बटा चाल कितना है? 4 किलोमीटर पर घंटा। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, ठीक है। ये 2 दूनी 4 से 4 खत्म हो गया, ठीक है। 5 दूनी 10, ये 18 चौक 72 और 18 चौक 72 हो जाएगा 72, 2 7 2 9, 792 सेकेंड। इतना सेकेंड हुआ साथियों। सेकेंड है तो 60 से भाग दे दोगे इतना में, तो एक बार में होगा 60। देखोगे इसको 792 सेकेंड आया है, 792 सेकेंड में 60 से भाग दे दोगे, आंसर आ जाएगा। एक बार में होगा 60, 9 उत्तरा 1 हुआ 92, 18, ये 2 1, मतलब 13 मिनट 12 सेकेंड। ये हमारा आंसर हुआ 13 मिनट 12 सेकेंड। आंसर क्या हुआ? ये बी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा साथियों? बी होगा। आज की क्लासेस मैथ का यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग मैथ्स के बाद अब जीएस के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं जीएस के क्वेश्चंस के डिस्कशन का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा इसको देखा जाए। प्रसिद्ध बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बिना किसी हिचक के सरदार वल्लभ भाई पटेल आएंगे, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बारडोली की महिलाओं के द्वारा पटेल को सरदार की उपाधि मिली, सरदार की उपाधि दी गई। यहां ध्यान रखना है कि हमेशा यही हम लोग पढ़ते हैं और सही भी है कि बारडोली की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, लेकिन यहां ध्यान रखना है कि कई जगहों पे महात्मा गांधी का भी नाम आता है कि महात्मा गांधी ने भी सरदार कह के बुलाया था, पुकारा था किसको? पटेल को। उनके मैनेजमेंट के कारण से, प्रबंधन इतना बढ़िया किया था आंदोलन का उन्होंने, इसके लिए। ठीक है, ठीक। बी.आर. अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। हितकारिणी सभा जो है उसकी स्थापना करने वाले कौन थे? ये बी.आर. अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले, ठीक है, कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। और उसके बाद क्या? संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बने थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपके पास निकल कर क्या आ रहा? फर्स्ट का सी। क्या आ गया? फर्स्ट का सी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये कह रहा है। ठीक, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ये भी ध्यान रखना है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ठीक है, गुरु। और उसके बाद 1905 बनारस अधिवेशन कांग्रेस का और उसके अध्यक्ष, जहां स्वदेशी शब्द का इन्होंने पहली बार प्रयोग किया। सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी, बिल्कुल सही, कहीं कोई डाउट इसमें नहीं, ये भी सही है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की बात करें तो कई सारे लोग हैं, अलग अलग समय पर इस संगठन का किया गया। श्री राम वाजपेयी उसमें सम्मिलित नहीं है। अगर वैसे हम देखें तो 1870 में केशव चंद्र सेन के द्वारा भी, केशव चंद्र सेन का नाम हम ले सकते हैं, सेन, ठीक है, जिनके पास ये आइडिया था किसका? सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का।
श्री राम वाजपेयी तो इसमें नहीं थे, बात तो पूरी तरह से सही है। तो उस कंडीशन में हम क्या क्वेश्चन का आंसर देंगे? उस कंडीशन में क्वेश्चन का आंसर हमारे पास निकल के आएगा क्या? सी आएगा। क्या आएगा? सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन। करेक्ट आंसर क्या निकलेगा? वो निकलेगा सी। क्या? सी निकलेगा। ठीक है, आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग थर्ड की ओर। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ किया था? कौमी आवाज पत्र जो है ये एक्चुअली में 1937 की अगर हम देखें तो ये पत्रिका है, और ये उर्दू पत्रिका है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका पब्लिकेशन। कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उर्दू पत्रिका है। हालांकि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे फेमस जो समाचार पत्र का पब्लिकेशन हुआ, समाचार पत्र का, वो था नेशनल हेराल्ड। क्या था? नेशनल हेराल्ड। हेराल्ड पत्रिका जो है या समाचार पत्र है, उसका पब्लिकेशन किया था। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के साथ जो है कुछ विवाद हुआ नेशनल हेराल्ड को ही लेकर। ये जवाहरलाल नेहरू की पत्रिका थी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के साथ साथ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे पुस्तक की रचना की गई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, इन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम, विंस फ्रीडम नाम के पुस्तक जो है उसका एक्चुअली में इन्होंने क्या किया था? रिटर्न किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हमारे पास निकल के क्या आ गया? ये आया बी। क्या आएगा? बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले। ठीक है, 4 की तरफ। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल, जो कि 1857 का तत्कालिक कारण मानी जाएगी, 1857 का तात्कालिक कारण इसी को माना जाता है, तात्कालिक कारण इसी को माना जाता है। ये दिसंबर 1856 में दिया गया था, याद रखिएगा, दिसंबर 1856 में। कहीं कहीं जनवरी भी मिलता है, सही नहीं है, सही यही है। करेक्ट आंसर आपके पास भी है। और इसी तात्कालिक कारण में शुरुआत की थी किसने? मंगल पांडे ने। तो मंगल पांडे को इसीलिए यहां पर प्रथम शहीद का दर्जा दिया गया है। 1857 का प्रथम शहीद का दर्जा दिया गया है। ठीक है, यहां पे ध्यान रखिएगा कि सभ्यता एवं बर्बरता, बर्बरता का संघर्ष जो है, संघर्ष, ये एक्चुअली में किसको कहा गया है? किसने कहा है इस 1857 के आंदोलन को? तो ये कहा है टी.आर. होम्स ने। टी.आर. होम्स ने इसको बर्बरता और सभ्यता का संघर्ष कहा था। उसके बाद भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा इसे दी थी किसने? बी.डी. सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर, बी.डी. सावरकर के द्वारा दिया गया था। 2 पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि इसी 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे, जो कि नाना साहब कानपुर में उनके सैनिक थे, तात्या टोपे को ठीक है, मान सिंह उनके दोस्त ने, मान सिंह ने धोखा दिया था। और धोखा दिया ऐसा कि अंग्रेजों ने पकड़ा और फिर उनको फांसी दे दिया। ठीक, इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे। 4 का करेक्ट आंसर बी आया। 5 पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इंडिया लीग जो है शिशिर कुमार घोष की है, कहीं कोई डाउट इसमें नहीं है, तो फर्स्ट आएगा। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। देखिए, इंडियन एसोसिएशन में प्रॉब्लम क्या है कि जनरली हम इंडियन एसोसिएशन को सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि इंडियन एसोसिएशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों थे। और उसके बाद तीसरा जब हम भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ देखते हैं तो ये केवल कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तो अब दिक्कत ये होती है कि इनको यहां रखें कि इसको यहां रखें। चूंकि इसका ऑप्शन हमारे पास एक है ये मिला हुआ, तो हम यहां इसको 2 में कर सकते हैं जोड़ के, हैं, तब हमारे पास 4 फ्री हो जाएंगे इनके लिए, तो 4 को हम यहां रखेंगे। और बच गए यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां। तो करेक्ट आंसर निकला 1 2 4 3, यानी ए हमारा करेक्ट आंसर निकला। तो कभी कभी किसी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी निकाला जा सकता है। यहाँ विकल्प के आधार पे ही क्वेश्चन को निकालने का प्रयास किया गया। यहाँ पे जानकारी उतना मायने नहीं रखती है, ठीक ना, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन में लड़ाई हो जाएगी कि हम सुरेंद्रनाथ बनर्जी रखेंगे तो फिर ये जाएंगे कहाँ, क्योंकि इनका आनंद मोहन बोस से कोई संबंध नहीं है। लेकिन आनंद मोहन बोस का इससे संबंध है, तो ऐसा किया जाए, इनको हटा दिया जाए, इसको रख दिया जाए। ठीक है,
तो इस प्रकार से जो है करेक्ट आंसर 1243 निकला सुरेंद्रनाथ बनर्जी का इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, द नेशन इन द मेकिंग। ठीक है, नेशन इन द मेकिंग, ये एक पुस्तक जो है, ये बुक जो है ये लिखी गई थी किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। और 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ये जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, इसको 1885 के बाद क्या किया गया? कांग्रेस में विलय कर दिया गया। कांग्रेस में क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? स्वशासन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो इसके बड़े समर्थक थे वो थे कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने हमेशा स्वराज और स्वशासन को लक्ष्य लेके आगे बढ़ने का काम किया। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भी दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द को, ठीक है, सबसे पहली बार जो है रखा था लोगों के सामने, स्वराज शब्द को। ठीक है ना, कब? 1906 में। यह भी ध्यान रखना है कि दादा भाई नौरोजी जो थे ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रथम क्या थे? भारतीय थे, प्रथम भारतीय थे। ठीक है, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ठीक है, अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत दिया था। क्या? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत दिया था। विरोध का सिद्धांत, ठीक है, का सिद्धांत देने वाले थे। और कपड़े के बहिष्कार की बात इन्होंने की थी। बहिष्कार का सिद्धांत इन्होंने दिया था। बहिष्कार खास करके कब? स्वदेशी आंदोलन के टाइम पर। स्वदेशी आंदोलन के समय तो और ज्यादा ये सक्रिय थे। ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन। ठीक, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम कौन था? अशफाक उल्लाह खां। कौन थे? अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि काकोड़ी षड्यंत्र कांड में इनको फांसी हुआ था। काकोड़ी जो षड्यंत्र कांड हुआ था, षड्यंत्र, ठीक है, कांड चला गया था, उसमें रोशन सिंह भी थे शामिल। रोशन सिंह, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक ना, बिस्मिल। तो इन सबको जो है राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी भी एक थे। राजेंद्र लाहिड़ी, इन सबको फांसी हुई थी। फांसी हुई थी जब 1925 में क्या किया गया था? काकोड़ी कांड किया गया था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से स्टेशन काकोड़ी पर, काकोड़ी में क्या हुआ था? उस स्टेशन पर जो है एक सरकारी खजाने को ले जाती हुई ट्रेन को लूट लिया गया था। ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली इन दोनों ने मिलकर 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। खिलाफत आंदोलन जो है उसको प्रारंभ किया था इन्होंने। ठीक है, खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौट गए थे? लंदन से। किसकी बात हो रही है? अनुमान लगाने की बात है। ये एक्चुअली में बात हो रही है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया। कांग्रेस ने भाग लिया का मतलब कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। यही भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट तथा थर्ड गोलमेज जो सम्मेलन हुआ उसमें कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों में कौन? B.R. अंबेडकर ने भाग लिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो करेक्ट आंसर यहां पर 8 का क्या निकला, ए। कहां से लौट गए थे, लंदन से लौट गए, ठीक है। और इस गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता करने वाला कौन था, रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन, रैमजे मैकडोनाल्ड था। कौन, रैमजे मैकडोनाल्ड था, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 को किस वर्ष राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, 2008 में। राष्ट्रीय जलमार्ग एक्चुअली में है क्या, तो ये कृष्णा और गोदावरी नदी जो है ना, उसको गोदावरी नदी में ये मार्ग डिसाइड किया गया है। लगभग 2800 किलोमीटर, 2890 किलोमीटर के आसपास का ये है। और इसमें देखें तो तेलंगाना, तमिलनाडु, पांडिचेरी और आंध्र प्रदेश, ये राज्य जो है इसमें शामिल है, ठीक। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है। अगर नेशनल NW लिखना हो, नेशनल वाटरवे फर्स्ट की बात करें तो ये इलाहाबाद से, इलाहाबाद का मतलब अब यहां क्या हो गया, NW1 कृष्णा गोदावरी, ठीक है। 2890 किलोमीटर लगभग है ये। और ये NW1 जो है ये आपके पास ये है प्रयागराज से हल्दिया, ठीक है, हल्दिया तक। एक तो ये हो गया। NW2 है ये है सादिया धुबड़ी, कहाँ, तो ये आपके पास है ब्रह्मपुत्रा में, ब्रह्मपुत्र यानी असम की बात हो रही है। NW2 कहाँ है, असम में है। और NW3 जो है यह है कोट्टापुरम से कोल्लम तक, और ये एक झील में है, केरल में है। ये कहाँ है, ये केरल, लगभग 205 किलोमीटर की लंबाई वाला है ये। इस प्रकार से वाटरवे की बात हो रही है, और उस वाटरवे में एक आपके पास निकल के कौन आ गया, कौन, ये 4 2008 में इसको डिसाइड किया गया। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सा है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की बात अगर करें तो पहले मैं ये बता दूं कि ये जो है लघु या मध्य हिमालय, जिसको हिमाचल श्रेणी कहा जाता है, हिमाचल श्रेणी, उसमें एक्चुअली में ये पीर पंजाल होता है, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें और क्या होते हैं, धौलाधर होता है, धौलाधर, और क्या होता है, नाग टिब्बा होता है, और क्या होता है, मसूरी होता है। ये सभी जो हैं किसमें हैं, ये सभी मध्य हिमालय में स्थित हैं, ठीक है। कहाँ है, ये सभी मध्य हिमालय यानी लघु हिमाचल श्रेणी, जिसकी ऊंचाई अगर आप देखें तो 3700 से 4500 मीटर के बीच होती है हिमालय की, वहां पर ये सभी स्थित हैं, ठीक। उसी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है, इंद्रासन। कौन, इंद्रासन है। जहां तक बात हो गई कामेत की और नंदा देवी की, ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों कुमायूं हिमालय में, कुमायूं हिमालय में है, ठीक है। कुमायूं हिमालय जो है ये एक्चुअली में सतलज काली नदी के मध्य का जो हिमालय है, नदी के मध्य, ठीक है, नदी के मध्य, इसको हम कहते हैं कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये दोनों चोटी जो कामेत और नंदा देवी है, कुमायूं हिमालय है। और कंचनजंगा के बाद अगर देखें भारत में, केटू को छोड़ दें तो नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी होगी, ऊंची चोटी है। और अगर केटू को जोड़ लिया जाए तो तीसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है ना, काराकोरम 2 को, जो भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है, तो गिर जो है ये गुजरात में एशियाई शेरों का आवास है, ठीक है। ये सरिस्का जो है ये राजस्थान में है, और कान्हा जो है ये एक्चुअली में मध्य प्रदेश में है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों टाइगर रिजर्व हैं। टाइगर क्या है, रिजर्व है, ठीक है। टाइगर की संख्या सबसे अधिक कहां है, मध्य प्रदेश में है, ठीक ना। टाइगर रिजर्व में अगर बिहार की बात करें तो याद रखिएगा 2 को, क्वेश्चन अगर बनेगा तो। एक तो आपके पास वाल्मीकि है ही, वाल्मीकि ये है कहां, तो पश्चिमी चंपारण में। और दूसरा एक अगर याद रखना चाहते हैं तो कैमूर, जिसको केंद्र सरकार ने
सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और दूसरा टाइगर रिजर्व जो है शुरू किया जाएगा। ठीक है, यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है ये 1973 में की गई। प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसकी शुरुआत जो है ये 1992 में की गई। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई। ठीक है, तो 11 का करेक्ट आंसर निकला क्या? ए। अच्छा, रॉयल बंगाल टाइगर के घर का जो है प्राकृतिक आवास वो कहाँ है? वो है आपका सुंदरबन, मैंग्रोव। सुंदरबन का जो इलाका है वो एक्चुअली में रॉयल बंगाल टाइगर का इलाका है प्राकृतिक। ठीक है, 12 पे आइए। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र, जिसको पहले म्यांमार जो है बर्मा कहते थे, पेगु योमा क्षेत्र जो है ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, क्रूड ऑयल के लिए। किसके लिए? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। कच्चा तेल, क्वेश्चन आता है कि कच्चा तेल का रंग कैसा होता है? तो रंग इसका भूरा होता है। क्या होता है? भूरा। अगर भूरा नहीं ऑप्शन में है तो काला भी दिख सकते हैं, अगर काला मिल जाए तो उसमें भी लगा देना। काला कब होगा? जब डीजल की मात्रा ज्यादा रहेगी तेल में, डीजल की मात्रा अधिक होने से तो वो काला हो जाता है, और कम डीजल रहता है तो भूरा होता है। दोनों प्रकार के रंग होते हैं किसके? क्रूड ऑयल के, कच्चा तेल के। ठीक है, जो समुद्र से निकाला जाता है। और क्रूड ऑयल जो है इसको रिफाइन करते हैं कहाँ? रिफाइनरी में। रिफाइनरी में इसको क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। रिफाइनरी में इसको जो है वो क्या करते हैं? साफ करते हैं। और साफ करने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वो कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड इसको कहते हैं हिंदी में प्रभाजी आसवन विधि, इसको कहा जाता है। क्या? प्रभाजी आसवन जो विधि है, इससे पेट्रोलियम पदार्थ को क्या करते हैं? अलग करने का काम करते हैं। तो पेगु योमा क्षेत्र जो है खनिज तेल के लिए जाना जाता है। और भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ निकलता है सबसे ज्यादा? प्राकृतिक गैस इंडिया की बात अगर करें तो सबसे अधिक कहां? बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। तो करेक्ट आंसर 12 का निकला क्या? सी। भारत ने नहीं सहस्त्रावधि के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, किस देशांतर पर देखी? तो पहली बात तो ये कि भारत का सबसे जो है 97 डिग्री 25 मिनट है ना, ये पूर्वी देशांतर जो है, देशांतर ये क्या है? ये सबसे पूरब का बिंदु है भारत का। सबसे क्या है? पूरब का बिंदु है ना। इससे पूर्व कुछ है ही नहीं। और ये कहाँ है सबसे पूरब का बिंदु? ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश कहाँ? किबिथु। कौन सा है? किबिथु। तो सीधी सी बात यह है कि अगर सूरज कहीं दिखा भी होगा तो उसी पूरब के बिंदु के सबसे आसपास दिखा होगा। वैसे भी हम जानते हैं। ठीक है, 97-25 ये तो ये हो गया। अच्छा, सबसे पश्चिमी जो बिंदु है भारत का, सबसे पश्चिमी वो क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, 68-7 मिनट ईस्ट यानी पूरब। ठीक है, देशांतर ये क्या है? ये सबसे पश्चिमी है। पश्चिमी। और कहां है ये? ये है गोहार मोती। कहां? गुजरात है ना, गुजरात में है। ठीक, ये हो गया। तो यहां पे क्वेश्चन जो है कि भारत ने नहीं सहस्त्रावधि के सूर्योदय की पहले, हम लोग क्या जानते हैं कि पूरब और पश्चिम के बीच का जो डिफरेंस होता है सूर्योदय का, वो 2 घंटे का होता है ना। 2 घंटे का अंतर होता है। अंतर किसमें? सूर्योदय में, सूर्योदय के टाइम में। अरुणाचल प्रदेश के आसपास 4 ही बजे हो जाती है और गुजरात जो है लगभग 6-6:15 बजे फील करता है क्या? कि सूर्योदय हुआ है। तो इसी के लगभग कोई होगा आंसर। तो इसके लगभग वाला आंसर सबसे बेस्ट कौन सा? सी, 92 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, 92-30। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम जो है इसमें करेक्ट आंसर लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत इसमें से नहीं है। ठीक, तो 13 का करेक्ट आंसर आपके पास निकल के आया क्या? सी निकल के आया। पहली जो किरण की बात देखने की हो रही है उसका करेक्ट आंसर निकल के आया सी। क्या आया? वो आया सी। ठीक है,
तो एक तो हो गया 13 का, ये करेक्ट आंसर सी। सबसे पश्चिमी गुहाड़ मोती गुजरात का हो गया, और सबसे जो पूर्वी हो गया वो आपके पास 9725 पूर्वी देशांतर। अच्छा एक बात और, कभी दिमाग में ये नहीं रखना है कि हम पश्चिम में हैं तो ईस्ट क्यों लिखा हुआ है। अरे भाई हम पूर्वी देशांतर में हैं, पूर्वी देशांतर का मतलब हमेशा पूरब ही लिखा जाएगा। हमारा जो देश है वो बेसिकली उसमें पूरब और पश्चिम है, लेकिन देशांतर ग्लोब पे देखेंगे वो तो ईस्ट में ही हम है ना। इसीलिए यहां भी पूर्वी देशांतर पूरब में है, पश्चिम में अपने चले गए फिर भी पूर्वी देशांतर ही होगा। ठीक है, तो यहां पे ईस्ट आएगा। क्लियर, ये पॉइंट है, याद रखना है इस बात को कि जो है यहां पे यही फिक्स होगा। अच्छा उसके साथ एक बात और भी ध्यान रखना है, 8 डिग्री 4 मिनट और एक जो है 37 डिग्री और उसके साथ है 6 मिनट। ठीक है ना, ये दोनों क्या कहलाएंगे, उत्तरी अक्षांश। क्या होगा ये, उत्तरी, और ये भी क्या होगा, उत्तरी। ये कौन है, ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। सबसे क्या है, दक्षिणी बिंदु। मुख्य भूमि की बात हो रही है, द्वीप की नहीं, दक्षिणी बिंदु। और दक्षिणी बिंदु जो है ये आपको क्या कहलाएगा, कैप केमोडिन कहलाएगा। क्या, कैप केमोडिन ये कहला जाएगा, है ना। है दक्षिण में हम, लेकिन यहां उत्तरी क्यों लिखा रहा है, क्योंकि हम तो उत्तरी अक्षांश में है ना। ठीक है, और 37/6 उत्तरी जो हो गया ये आपका हो गया सबसे उत्तरी बिंदु। सबसे क्या हो गया, उत्तरी बिंदु। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल हो जाएगा कहां, लद्दाख में हो जाएगा। ये कहां हो जाएगा, लद्दाख में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे, क्वेश्चन इस तरह से आया तो निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। व्हीलर द्वीप किस राज्य के समुद्री तट पर है। व्हीलर द्वीप को आजकल अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं, अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ये द्वीप ओडिशा में है, और इस द्वीप से जो है डीआरडीओ जो है वो क्या करती है, मिसाइल का परीक्षण करती है। मिसाइल परीक्षण के लिए ये जाना जाता है। ठीक है, ये व्हीलर द्वीप को चांदीपुर द्वीप भी कहा जाता है। क्या, चांदीपुर द्वीप के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है ना, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। डीआरडीओ ओडिशा के चांदीपुर से या अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप से डीआरडीओ मिसाइल परीक्षण करती है। वहीं अगर इसरो की बात करें तो इसरो जो है ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से क्या उपग्रह प्रक्षेपण करती है। उपग्रह प्रक्षेपण करती है, प्रक्षेपण का कार्य करती है। ठीक है ना, उपग्रह प्रक्षेपण का कार्य करती है। ठीक, दोनों अलग अलग है, कोई लड़ाई झगड़ा दोनों में नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन प्रभावी वृक्ष है। सागौन उसी में प्रभावी है जिसमें चंदन है ना, उसी में है जिसमें महुआ है, उसी में है जिसमें शीशम है? उसी में है जिसमें आम है। इस प्रकार का पेड़ किसमें पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। और ये 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं वार्षिक। और ध्यान रखना है कि भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल में, सबसे अधिक क्षेत्रफल में हैं इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसी प्रकार के वन क्या होंगे, पाए जाते हैं। ठीक ना, इसी प्रकार के वन इसमें पाए जाते हैं। ठीक ना, ठीक। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात आती है तो आप इसको सदाबहार वन भी कह सकते हैं, है ना। सदाबहार वन भी हम बोल सकते हैं इसको उष्णकटिबंधीय। कब, जब वर्षा 200 सेंटीमीटर से क्या हो जाए, 200 सेंटीमीटर से अधिक हो जाए, उससे अधिक हो जाए। अंडमान का इलाका ले लीजिए, लक्षद्वीप का इलाका लीजिए, मेघालय का इलाका लीजिए, लक्षद्वीप से बेहतर यहां पे शिलोंग का इलाका लीजिए, सह्याद्री या पश्चिमी घाट का इलाका लीजिए। ठीक है, ये सभी जो हैं ये सभी सदाबहार वन के क्या हैं, ये क्षेत्र हैं। ठीक है, सदाबहार वन के क्षेत्र हैं। निम्न में कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है। व्यापारिक फसल का मतलब होता है कि जिसको किसान ने उपजाया, उपजाने के बाद सीधे उसको मार्केट में बेच दिया, वो व्यापारिक है। बाजरा व्यापारिक नहीं है, ये खाद्यान्न फसल में आता है। क्या आता है, ये खाद्यान्न फसल में आता है। जैसे आप गेहूं की बात करें, जैसे आप चावल की बात करें, दलहन है, तिलहन है, ये सभी क्या है, ये सभी खाद्यान्न, ये सभी जो है
ये खाद्यान्न फसल के उदाहरण है, ठीक है, ये सभी किसके, खाद्यान्न फसल के उदाहरण। लेकिन कपास हो गया, गन्ना हो गया, इसके साथ चाय हो गया, ठीक है, कॉफी हो गया, रबर हो गया, ये सभी क्या है, तंबाकू हो गया, ये सभी जो है ये कॉमर्शियल क्रॉप्स या व्यापारिक फसल के रूप में आते हैं, ठीक ना, व्यापारिक फसल। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है। पदार्थ की मात्रा कभी चेंज नहीं होती। पदार्थ का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, है ना। तो बदलेगा क्या, जब द्रव्यमान जिसको हम m कहते हैं उसमें g से गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा भार, और चूंकि g का मान बदलते रहता है तो भार किसी व्यक्ति का क्या होगा, बदल जाएगा। और कहने का मतलब क्या हुआ कि चंद्रमा पर g का जो मान है वो हो जाता है कितना, g/6। तो इसका मतलब अगर हम भार की बात करें चंद्रमा पर किसी व्यक्ति की, चंद्रमा पर भार तो कितना, जितना पृथ्वी पर है उसको 6 से भाग दे देंगे। पृथ्वी पर भार अब बटे में 6 तो घट गया ना, तो चंद्रमा पर भार घट जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही का वही रहेगा। भार घट जाता है, मात्रा मतलब यहां द्रव्यमान लिखना चाहिए था, ये अपरिवर्तित रहती है। करेक्ट आंसर निकला क्या, बी। क्या निकला, करेक्ट आंसर बी निकला, ठीक है, करेक्ट आंसर बी निकला। पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, केंद्र पर जी का मान क्या होता है, 0। इसका मतलब पृथ्वी के केंद्र पर भार भी क्या होगा, 0। यह स्थिति क्या कहलाएगी, यह स्थिति कहलाती है क्या, भारहीनता कहलाती है। क्या, भारहीनता। और इस स्थिति में क्या होगा, वस्तु तैरती रहती है हवा में, तैरती रहती है। कहां तैरती रहती है, हवा में तैरती रहती है। हवा में क्या होगी, तैरती रहेगी। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा, हमेशा उष्मा जो है, ध्यान दीजिएगा, उष्मा ये T1 और T2 अगर ऐसा है तो उष्मा क्या होगा, T1 से T2 में जाएगी। मतलब अधिक तापमान से कम तापमान में हमेशा उष्मा जो है फ्लो करती है, ठीक है। यदि दो वस्तु का ताप बराबर हो जाए तो उष्मा का स्थानांतरण रुक जाएगा। इसे उष्मा साम्यावस्था कहा जाता है, उष्मा साम्यावस्था कहा जाता है। उष्मा साम्यावस्था को हम क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, है ना। एक गर्म चीज एक ठंडा चीज को ज्वाइंट कर दिया तो कुछ समय के बाद ठंडा वाला गर्म हो जाएगा, गर्म वाला धीरे धीरे ठंडा, मतलब कम उसका टेम्परेचर होगा। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों बराबर हो गए, अब न गर्म से ठंडा में कुछ जाएगा न ठंडा से गर्म में। ये स्थिति उष्मा साम्यावस्था के नाम से जानी जाएगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में अधिक नहीं होगी, कम ताप की वस्तु में उष्मा क्या होगी, प्रवाहित होगी। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या निकला, बी निकला, ठीक है। कम में प्रवाहित होगी, अधिक से कम में। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाते हैं, जब आप बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाते हैं ना, तो दबाने से क्या होता है कि बर्फ का गलनांक घट जाता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो घटता है। कब, प्रेशर अधिक लगाने से। प्रेशर जब ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट यानी जो बर्फ है उसके द्रव बनने की जो है तापमान वो घट जाएगी। तो घटने का मतलब बर्फ का टुकड़ा आपने दबाया दोनों को जोड़ के, वो घट गया, मतलब वो पिघल के क्या हो गया, वो एक तरह से बर्फ बन गया, और बर्फ बन गया आपस में जुड़ गया। तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है, और गलनांक जब घट जाएगा तो क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपस में वो क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या निकला इसमें, ए निकला। बात आई समझ में। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक, जो बर्फ 1 डिग्री पे गलेगा अब उससे पहले ही गल जाएगा,
ठीक, जो गलन मेल्टिंग पॉइंट है वो घट जाता है और तुरंत में वो बर्फ के रूप में जम जाता है, तो पूरा बर्फ बन गया, वो चिपक जाता है, ठीक, और वो जुड़ जाता है आपस में। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपचयन और अपचयन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में, तो पढ़ते पढ़ते हालत खराब इसकी हो जाएगी। क्या क्या लिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू, यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, वहां उपचयन अपचयन है। ऑक्सीकरण अवकरण लिखना चाहिए था इसको, बेहतर होता। ये उप और अप में बड़ा कंफ्यूजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर करेक्ट, ठीक है। पहला कह रहा है कि इन ऑक्सीडेशन देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूं क्योंकि हिंदी में बड़ा मुश्किल मेरे समझ में नहीं आ पाएगा, ये इतना लंबा चौड़ा है। वेयर इन रिडक्शन देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात तो सही है, फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ये सही कह रहा है कि इसमें ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन होता है, ठीक है। इन ऑक्सीडेशन देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो गलत हो गया। डिक्रीज द सिलेक्शन नंबर, व्हाट इज द सिलेक्शन नंबर, बट रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज द सिलेक्शन नंबर। पहली बात तो एक ये सेंटेंस गलत है, सिलेक्शन नंबर कोई चीज नहीं होती यहां पे, ठीक है ना, सिलेक्शन नंबर कोई चीज ही नहीं होती है। देखिए एक चीज जो मैं समझ में मुझे आ रहा है, मैं बता देता हूं कि ऑक्सीडेशन जिस भी पदार्थ का होता है ना, ठीक है, वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाता है वो, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और जिसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है, वो एक्चुअली में कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक्चुअली में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का खेल है, ठीक, इतना याद रखिएगा। अब यहां जो है अपचायक उपचायक को घटाता है, उपचायक अपचायक को बढ़ा, इंक्रीज द सिलेक्शन नंबर। सिलेक्शन नंबर पहले बत्तर, सिलेक्शन नंबर की मीनिंग मेरी समझ से बाहर की चीज है, ठीक है। पहला वाला पॉइंट इलेक्ट्रॉन वाला सही था सेंटेंस, तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में समझ में आ गया। दूसरे वाला नहीं था, उसका उल्टा तो समझ में नहीं आ गया। तीसरे वाले में बड़ी कंफ्यूजन है, चौथे वाले में बड़ी कंफ्यूजन है। इसलिए यहाँ एक तो आंसर है, लेकिन एक में दो ऑप्शन लगा हुआ है, एक और 3 और एक और 4, ठीक है। 3 जो है उसमें भी कंफ्यूजन हो रही है, क्या सही है कि 4 सही है, इसीलिए मैं इसको आंसर नहीं लगाऊंगा, लेकिन इतना बता दूं आपको कि ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इतना आप याद रखेंगे। फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारा सही है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में यहां पर एक चीज और कि अगर कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो उसका मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ये होता है। और रिडक्शन की बात अगर हो रही हो तो उसका मतलब हो गया रिडक्शन हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, और इसका उल्टा भी हो जाएगा फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीजन का हटना तो रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना तो ऑक्सीडेशन, ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन का हटना तो ऑक्सीडेशन, ठीक, दोनों उल्टे एक दूसरे के साथ होते हैं हमेशा। इतने पे मैं छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलिए। खाद्य डिब्बों पर टिन की कोटिंग की जाती है, जस्ते की नहीं। उसके पीछे वजह यह होती है कि जस्ता जो होता है टिन की तुलना में ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, जिंक जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है, किससे, टिन से। इसीलिए जो है जिंक के बदले किसकी कोटिंग होती है, टिन की कोटिंग होती है, ताकि उसमें जो खाद्य पदार्थ रखे जाएं उसके साथ टिन जो है रिएक्शन कम से कम कर सके। जिंक का रिएक्शन ज्यादा होगा और ज्यादा रिएक्शन होने के कारण से समस्या खड़ी हो सकती है, वो जो फूड है वो पॉइजनस हो सकता है, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव कौन सा, तो पोटेशियम। अगर हम देखें वैसे रिएक्टिविटी सीरीज, तो मोस्ट रिएक्टिव आपके पास क्या आता है, पोटेशियम आता है, सोडियम, ये सभी मोस्ट रिएक्टिव में आते हैं, कैल्शियम। और नीचे आपके पास आता है क्या, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या होता है, लिस्ट रिएक्टिव होता है। लिस्ट रिएक्टिव मतलब बहुत कम ये रिएक्टिव करता है, इसीलिए गोल्ड वगैरह जो होता है इसको नोबेल एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, नोबेल एलिमेंट। नोबेल एलिमेंट में और भी हो सकता है, जैसे प्लेटिनम हो सकता है, प्लेटिनम, ठीक है। तो इस नोबेल एलिमेंट में क्या होगा, इसमें संक्षारण नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, संक्षारण नहीं होगा नोबेल एलिमेंट में। संक्षारण मतलब क्या कहेंगे इसको, कोरोजन, कोरोजन जिसको कहते हैं, या जिसको लोहे में जंग लगना कहते हैं। लोहे में क्या, जंग लगना जो है, इस प्रकार की घटना किसमें नहीं होगी, नोबेल एलिमेंट में नहीं होगी। नोबेल एलिमेंट में जंग लगने की घटना
नहीं हो सकती है। ठीक, तो 21 का करेक्ट आंसर क्या निकला? बी निकला। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि अधिक नमक डालने के बाद क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म इसका श्रृंख कर जाता है और उसके कारण से लोग क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो गया? ए हो गया। ए करेक्ट आंसर है कि जीव द्रव्य जो है संकुचित होते हैं। प्रोटोप्लाज्म को जो है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है, कई बार बता चुका हूं मैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने कहा था? हेक्सले ने कहा था, हेक्सले ने। ठीक है, कि जितने भी प्रकार की शरीर की गतिविधि होती है वो सब प्रोटोप्लाज्म में होती है ना। जीवन की भौतिक इकाई किसको कहते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। भौतिक इकाई किसको? प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा कि अचार की बात जो हो रही है ये एक्चुअली में क्या है, इसको कहते हैं प्रोबायोटिक फूड। प्रोबायोटिक फूड के नाम से इसको जानते हैं। मतलब ये कुछ बेहतरीन जो होते हैं गुड बैक्टीरिया को आपके शरीर में साथ लेके जाता है और आपके एंटीबॉडी को और स्ट्रांग करता है, और जो जो बेकार बैक्टीरिया होते हैं उनसे फाइट करने में भी काफी योगदान देता है। प्रोबायोटिक फूड, जैसे ब्लैक चॉकलेट, उसमें प्रोबायोटिक फूड बहुत होता है। अचार हो गए, फर्मेंटेशन वाली जितनी चीजें होती है उस सब में प्रोबायोटिक फूड बहुत होता है, लेकिन उसका उपयोग लिमिट में होना चाहिए। ठीक है, फर्मेंटेशन से शराब भी बनता है, इसका यह मतलब नहीं होगा कि शराब हम पूरा पी लेंगे तो बड़े मजबूत हो जाएंगे। प्रोबायोटिक का मतलब हुआ कि जिसमें बेहतर जीवाणु जाते हैं शरीर के अंदर, और वो लेकिन लिमिट में, अनलिमिटेड नहीं। निम्नलिखित में कौन सा कथन वैक्यूल के बारे में सही नहीं है? वॉक्यूल जिसको कहते हैं। ठीक है, वॉक्यूल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द वॉक्यूल के बारे में जो पॉइंट सही नहीं होती है ये एक्चुअली में यहां पे पूछा जा रहा है। तो प्लांट जो है, देयर आर ए लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल दैट कैन ऑक्यूपाई 90% टोटल सेल वॉल्यूम। बिल्कुल सही बात है, प्लांट में ही पाया ही जाता है। ठीक है, प्लांट में सबसे अधिक पाया जाता है। वनस्पति कोशिकाओं में रसधानी स्फीति दृढ़ता, यानी प्लांट सेल्स द वॉक्यूल प्रोवाइड स्वेलिंग एंड स्ट्रेंथ, ये भी बात सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जंतु कोशिकाओं में वॉक्यूल्स नहीं होते हैं। जंतु कोशिकाओं में वॉक्यूल्स कहीं कहीं पाए जाने की संभावना होती है। ठीक है, ठीक, तो 23 जो पॉइंट है ये यहां पे सही नहीं है। नॉट करेक्ट में कौन सा? जंतु कोशिकाओं में रसधानी नहीं होते हैं, पॉइंट सही नहीं है। करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो गया? सी। सी जो है यहां पे करेक्ट आंसर है। इसमें ध्यान रखिएगा कि प्लांट में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला ये वॉक्यूल्स भी होता है। ठीक है, जो उसको स्वेलिंग और स्ट्रेंथ ही दोनों बढ़ाने का काम करता है। किसका? वनस्पति कोशिका का। दोनों बढ़ाने का काम जो है वनस्पति कोशिका का करता है। ठीक है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। रक्त को शुद्ध करने का काम किडनी करती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ऑल द ब्लड इन द बॉडी इज प्यूरिफाइड थ्रू द किडनी, तो आपको करेक्ट आंसर लगाना पड़ेगा सी। ठीक है ना, सी। क्या लगाना पड़ेगा? सी। 24 का जो करेक्ट है वो आंसर आपके पास आएगा। क्या आएगा? ये सी आएगा। ब्लड की जहां तक बात है, ब्लड की, मैं बार बार उस बात को बताता हूं कि ब्लड में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दो हिस्से होते हैं, सॉलिड के और लिक्विड के। लिक्विड वाले हिस्से को हम प्लाज्मा या मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, जो 55% कंटेन करता है, और सॉलिड वाला जो होता है ये 45% कंटेन करता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो हैं ये मुख्य रूप से आते हैं। अब यहां पर जो है प्लाज्मा में मुख्य रूप से आपके पास आता है 90% वाटर, उसके बाद आता है 6 से 7% प्रोटीन आता है, प्रोटीन। ठीक है, एल्बुमिन नाम का प्रोटीन जो होता है, एल्बुमिन, ये क्या करता है? रक्त को गाढ़ा करने का काम करता है, डेंस करता है, गाढ़ा रक्त को। ग्लोब्यूलिन जो होता है, ग्लोब्यूलिन, ये क्या करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है ताकि हमारा शरीर रोगों से लड़ सके। और फाइब्रिनोजीन जो होता है, फाइब्रिनोजीन एंड प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये एक्चुअली में क्या करता है कि ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। क्लॉटिंग हो गया सीधा सीधा मतलब कि रक्त का थक्का जमने में मदद करता है।
अगर रक्त का थक्का नहीं जम पा रहा हो तो हीमोफीलिया नाम की बीमारी हो जाती है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इतना होता है। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया था? तो कतर ने किया था। 33 का करेक्ट आंसर आया आपके पास ए। हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के लिए पहले स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत को लॉन्च किया गया। नाम है समुद्र प्रताप। क्या नाम है? समुद्र प्रताप जो है ये प्रदूषण कंट्रोलर जो है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ठीक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत डैश वर्ष, डैश का मतलब कितना, 70 वर्ष के लोगों को क्या किया है कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की घोषणा की है 70 वर्ष तक के लोगों को, ठीक है ना, ठीक। तो करेक्ट आंसर यहां पर आएगा बी। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पदक तालिका में भारत 7 स्वर्ण 9 रजत 13 कांस्य पदक कुल 29 जीते थे, 18वें स्थान पर रहा। भारत ने सबसे ज्यादा 17 पदक एथलेटिक्स में हासिल किए, बैडमिंटन में 5, निशानेबाजी में 4, तीरंदाजी में 2 पदक जीते। इतना याद रखने की जरूरत नहीं होती है, खैर लिखा हुआ तो कोई बात नहीं। राकेश कुमार के साथ पदक हासिल कर शीतल देवी भारत की सबसे युवा पदक विजेता बनी। इंपॉर्टेंट है ये। करेक्ट आंसर आपके पास निकल के आया डी, 1 से अधिक, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो 36 है उसका आंसर आया आपके पास डी, ठीक। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य की भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र जो एसडीजी स्कोर है वो एक्चुअली में कितना है? तो ये है 71। कितना? 71। फिर भी हम बहुत पीछे हैं अभी, ठीक ना। भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर आपके पास क्या आ रहा है? 71 आ रहा है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी इसी को कहते हैं। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए डब्ल्यूएचओ सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया? तो यह है एक्चुअली में राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद। बाल पोषण रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी? बाल बच्चों से संबंधित जो कार्य होते हैं वो पूरी दुनिया में यूनिसेफ करती है, तो करेक्ट आंसर वैसे भी यूनिसेफ ही आएगा, ठीक है। यूनिसेफ के द्वारा किया जाएगा ये। और हाल में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, इसमें बताएं कि पहली बार जिस जनजाति ने त्रिपुरा में मतदान किया वो कौन थी? कुकी जनजाति थी। कौन थी? कुकी जनजाति जो थी उसके द्वारा पहली बार मतदान किया गया, क्योंकि पहली बार उनको वोटर आईडी कार्ड दिया गया था, ठीक। तो इस तरह से जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ। आज का डिस्कशन यहीं तक, अगले क्लास में मिलेंगे फिर एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।